अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सनान हसन और आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी के बारे में। नरेंद्र मोदी के पूरे पॉलिटिकल कैरियर को आज डिस्कस करेंगे कि दो टेन्योर में जो नरेंद्र मोदी आए हैं, सो उसमें बेसिकली जो बड़ी बड़ी मेजर पॉलिसीज थी वो उनकी कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज थी जो उन्होंने अपनाई। और उनकी इकोनॉमी के हवाले से कहा जाता है कि इंडिया जो है लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड। सो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है इंडिया की, क्या उससे जो लिविंग स्टैंडर्ड है वहाँ के लोगों का, क्या वो इम्प्रूव हुआ या नहीं हुआ। सो एक कंप्लीट जो है एनालिसिस करेंगे नरेंद्र मोदी के कैरियर का और उसके 4 से 8 सालों का, जो 2014 से लेके फिर 2019 तक। और फिर ये भी देखेंगे कि उनका जो अगला इलेक्शन है उस हवाले से उनके पर्सपेक्ट्स क्या हैं जीतने के। अगर नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल कैरियर की बात करें तो इनका कैरियर शुरू होता है 1990s में, जब गुजरात में एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ये हमारे सामने आते हैं। उससे पहले जो बाकी प्रोविंसेस थी, जो स्टेट्स थी इंडिया की, वहाँ पे ये एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वर्क करते हैं। और इनकी जो पॉलिसीज होती हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वो बड़ी ही एफिशिएंट किस्म की होती हैं। यही रीज़न होती है कि इस इनसे इम्प्रेस होके जो भारतीय जनता पार्टी है उस टाइम के 90s में, जो वहाँ पे सॉर्ट ऑफ मिनिस्टर होते हैं केशु भाई पटेल, उनको कहा जाता है कि वो रिज़ाइन करें और वहाँ पे जो है इंस्टॉल किया जाता है नरेंद्र मोदी को। जैसे ही वहाँ पे नरेंद्र मोदी आते हैं, उसके बाद अगला जो इलेक्शन होता है 2004 का, ऑल्दो बीजेपी जो है वहाँ पे वो इलेक्शन लॉस कर जाती है, इलेक्शन हार जाती है, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज़ थी गुजरात में, उनकी जो सॉर्ट ऑफ हम ये कह सकते हैं कि जो जो उनकी पॉपुलैरिटी थी उसमें एक अच्छा खासा इजाफा हो जाता है उनकी पॉलिसीज की तरफ से, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी हैं वो गुजरात को एक एपिसेंटर ऑफ प्रोग्रेस बना देते हैं। वहाँ पे जो बिजनेस के हवाले से जो पॉलिसीज थी वो इतनी, इकॉनमी में एक टर्म होती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो प्रोवाइड किया जाता है नरेंद्र मोदी की तरफ से वहाँ के लोगों को। जो मोदी की पॉपुलैरिटी है 2004 से ऑनवर्ड्स वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर उसके साथ-साथ जब 2014 में हम लोग पहुँचते हैं, 2014 में क्या होता है कि जो बीजेपी है, उनके जो लीडिंग कैंडिडेट होते हैं, वो नरेंद्र मोदी साहब होते हैं। और नरेंद्र मोदी की जो कैंपेन होती है, अच्छा जब वो गुजरात में थे, उस टाइम भी मार्केटिंग के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, स्मार्ट नेटवर्किंग के ऊपर जो है, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कराई नरेंद्र मोदी ने गुजरात में। और वही रीज़न थी कि उसकी वजह से नरेंद्र मोदी ने उस टाइम से जो परसेप्शन था लोगों का, उसको शेप करना शुरू किया। अपना जो नैरेटिव था, उसको प्रमोट करना शुरू किया, पब्लिक ओपिनियन को शेप करना शुरू किया, इन सारी टेक्नोलॉजी के तहत, यूज़ ऑफ सोशल मीडिया के तहत। जब 2014 में हम आते हैं, तो जब इलेक्शन कैंपेन नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू की जाती है, उनकी इलेक्शन कैंपेन का एजेंडा किस तरीके से था, क्योंकि ज़ाहिर है मोदी जो है एक पॉपुलिस्ट लीडर है और पॉपुलिज्म की फ़िलॉसफ़ी जो है उसमें एक सबसे अहम पॉइंट ये है कि जो पॉपुलिस्ट लीडर होते हैं वो करंट ऑर्डर को क्रिटिसाइज़ करते हैं। जैसे कि बाकी भी आपको पॉपुलिस्ट लीडर्स, चाहे आप उनको एनालाइज़ कर लो, ट्रंप को कर लो, वो क्या करते हैं, खुद को डिसएसोसिएट करते हैं ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन से। चाहे ट्रंप है तो वो खुद को डिसएसोसिएट करता है ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन से और एक नई अप्रोच लेकर आता है अमेरिका फर्स्ट की, अमेरिका के लिए। इसी तरीके से चाहे आप पॉपुलिस्ट लीडर इमरान खान को डिस्कस करते हो, तो वो कहता है कि मैं खुद को डिसएसोसिएट करता है वो जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं पाकिस्तान के। और इन सब का जो सबसे बड़ा नैरेटिव होता है वो ये होता है कि करप्ट हैं, बाकी जितने सियासतदान हैं वो करप्ट हैं, यानी कि एंटी करप्शन नैरेटिव जो है वो आपको तमाम पॉपुलिस्ट लीडर में एक सेम दिखाई देगा। ये एक ऐसी फीचर है जो हर पॉपुलिस्ट लीडर में पाई जाती है। नरेंद्र मोदी भी यही करते हैं। उस टाइम कैंपेन के दौरान उनका जो फोकस था वो एंटी करप्शन नैरेटिव के ऊपर था कि मैं जो है, बाकी जो कांग्रेस है जो कि सबसे बड़ी उस टाइम उनके लिए ओपोनेंट जमात थी, और बाकी जमातें जो थी उनके बारे में कहा गया कि वो करप्ट हैं। और उसके साथ-साथ 2014 में भी नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि मीडिया का इस्तेमाल किया पब्लिक परसेप्शन को शेप करने के लिए। होता क्या है कि उस टाइम, अब जब आप इंडिया की बात करते हो तो वहाँ पे पॉपुलेशन डायनामिक्स डिस्कस करने बड़े ज़रूरी हैं जब भी हम इलेक्शंस की बात करते हैं। 80% जो मेजॉरिटी है दे आर हिंदू कम्युनिटी, और उसके साथ-साथ वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी भी मौजूद है, मुस्लिम कम्युनिटी भी मौजूद है, लेकिन एक बहुत बड़ा जो इलेक्टोरेट है, एक बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है, वो नॉन मुस्लिम यानी कि हिंदू पॉपुलेशन वहाँ पे मौजूद है। पूरी सियासत में नरेंद्र मोदी ने जो रिलीजियस
कार्ड है एक, उसको बहुत हद तक इस्तेमाल किया। और उसके साथ फिर होता क्या है कि 2019 के इलेक्शंस होते हैं, मोदी दोबारा री-इलेक्ट होते हैं। अब इस बार जो मोदी पावर में आते हैं, तो इस बार मोदी की पॉलिसीज़ किस तरीके से थी कि उन्होंने पहला जो स्टेप लिया, बिकॉज़ हम मेजर पॉलिसीज़ को एनालाइज़ करेंगे। एक तो आर्टिकल जो रिवोक किया कश्मीर में, आर्टिकल 375, एक तो ये उनकी सबसे बड़ी पॉलिसी थी। उसके साथ-साथ जो सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट है, वो पास किया जाता है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके ऊपर काफ़ी हद तक प्रोटेस्ट होते हैं। ये जो सीएए है, सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये बेसिकली डिस्कस किया जाता है मोदी के फर्स्ट टेन्योर में, लेकिन फिर पास किया जाता है 2019 के बाद, जब दूसरी बार वो पावर में आते हैं, तब ये पास किया जाता है। और इसके ऊपर एक बड़ा ही एक सॉर्ट ऑफ वायलेंट किस्म का रिस्पॉन्स आता है। एक तो ये जो है चैलेंज रहता है, और उसके अलावा एक और जो चैलेंज रहता है नरेंद्र मोदी के लिए, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, वो काफ़ी हद तक जो नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ हैं या फिर बीजेपी की पॉलिसीज़ हैं, उससे डिसएग्री कर रही होती हैं और उसको क्रिटिसाइज़ कर रही होती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इंडिया में मेजॉरिटेरियनिज़्म प्रमोट की जा रही है, और जो सेक्युलरिज़्म थी, वो शायद अब जो है, वो अंडर थ्रेट है मोदी के इरा में या फिर बीजेपी के इरा में। और कुछ जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उनका ये भी कहना था कि इंडिया जब बना था, तो उसका थीम ये था कि यहाँ पे जो डाइवर्स किस्म की आइडेंटिटी के लोग हैं, वो यहाँ पे चेरिश कर सकते हैं, फ्लोरिश कर सकते हैं, रह सकते हैं। लेकिन आजकल जब से बीजेपी पावर में आई है, और पर्टिकुलरली जब हम मोदी का रोल डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे आइडेंटिटी जो पॉलिटिक्स है, वो बहुत हद तक बढ़ चुकी है। उसके अलावा एक चैलेंज जो नरेंद्र मोदी के लिए दूसरे उनके टेन्योर में रहता है, वो ये होता है कि वहाँ पे मणिपुर का इंसिडेंट हमारे सामने आता है, जिसमें 2 ग्रुप्स के दरमियान, ठीक है, एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिसमें जो क्रिश्चियन फैमिली है वहाँ पे, उसके हवाले से एक कॉन्फ्लिक्ट इरप्ट होता है, और उसको भी जो मोदी की गवर्नमेंट है, किसी हद तक मैनेज नहीं कर पाती उस माइनॉरिटी के इश्यूज़ को। सो एक एक ये बहुत बड़ा इवेंट था उनके टेन्योर में। उसके अलावा नरेंद्र मोदी ने जो एक हमारे सामने आता है कि बाबरी मस्जिद के हवाले से जो ज़िलट्स थे उस टाइम बीजेपी के, या फिर जो वायलेंट किस्म के जो लोग थे, वो क्या करते हैं कि बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर देते हैं 1990s में, और बीजेपी का ये नैरेटिव रहता है कि वहाँ पे उन्होंने राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन करनी होती है। सो उनके टेन्योर में एक और जो इवेंट था, वो ये था कि राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन कर दी जाती है 2024 में। सो 2024 में एक और इवेंट भी होता है कि नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, एक टेम्पल जो है बिल्ड करते हैं, वो यूएई में जाके। सो नरेंद्र मोदी की जहाँ पे बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, वहाँ पे उनकी पॉलिसी में जब ग्लोबली हम बात करते हैं, वो क्या करते हैं, इंडिया को असर्ट कर रहे हैं और इंडिया के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। अपनी जो सॉफ्ट पावर है, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ-साथ जो नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ की अगर मैं ग्लोबली बात करूँ, तो किसी हद तक उनका जो इंटरनेशनल स्टांस है या फिर जो इंटरनेशनल इमेज है इंडिया का, वो काफ़ी हद तक बेहतर हुआ मोदी की गवर्नमेंट में। क्योंकि अभी राजनाथ सिंह की भी आपने स्पीच सुनी होगी, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले हमारे स्टांस को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी, लेकिन जब से मोदी पावर में आए, उन्होंने जो अलायंस सिस्टम था, जो इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग में जो से थी इंडिया की, वो बहुत हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि इंडिया डिफरेंट अलायंसेस को जो है, उसका पार्ट बन जाता है, जबकि हिस्टोरिकली, ट्रेडिशनली इस तरह की पॉलिसीज़ नहीं अपनाई जाती थी, चाहे जो फ़ोरफ़ादर्स थे इंडिया के, नेहरू जो था, वो इस तरीके से नहीं देखा करता था चीज़ों को, वो नॉन अलाइनमेंट की अप्रोच का आइडिया जो है इंट्रोड्यूस कराता है, जबकि नरेंद्र मोदी जो है वो वाक़ई किसी हद तक आपको नॉन ट्रेडिशनल किस्म का सियासतदान, नॉन ट्रेडिशनल किस्म का पॉलिटिशियन दिखाई देता है। क्योंकि जहाँ पे नेहरू ये बात करता था कि हमने नॉन अलाइनमेंट के साथ जाना है, और ये बात द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बार-बार लिखी कि काफ़ी बार जो अमेरिका है वो ट्राई करता है नेहरू को, कि जो है ना किसी हद तक परस्यू करने की कोशिश की जाती है कि आप पार्ट बने उस अलायंस सिस्टम का, उस ग्लोबल पॉलिटिक्स का, जब एट दैट टाइम वर्ल्ड वाज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जब यूएसएसआर एंड यूएसए थे। लेकिन वो इस तरह की पॉलिसी नहीं अपनाते, जबकि बीजेपी को अगर आप देखें और पर्टिकुलरली मोदी को देखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि मोदी वाक़ई आपको नॉन ट्रेडिशनल और डिफरेंट किस्म का सियासतदान दिखाई देता है। जैसी सियासत इंडिया की हुआ करती थी ग्लोबल पॉलिटिक्स में, उसको चाहे आप एनालाइज़ करो या फिर डोमेस्टिक मैनर में आप देखते हो, तो वहाँ पे नरेंद्र मोदी जो है वो एक आपको डिफरेंट काइंड ऑफ इंसान जो है वो दिखाई देता है। और अलायंसेस की मैं बात करूँ, तो
क्वाड का पार्ट बनता है मोदी। उसके अलावा जो इंडो पैसिफिक की स्ट्रैटेजी है, वहाँ पे अमेरिका के साथ काफ़ी हद तक कोलैबोरेशन जो है नरेंद्र मोदी की हमें दिखाई देती है। और इसके साथ-साथ जो इंटरनेशनल इमेज है वो कैसे बेहतर किया है, जी20 का समिट हेल्ड कराया जाता है और इवन जी20 का समिट कश्मीर में, जो कि एक डिस्प्यूटेड रीजन है पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के दरमियान, वहाँ पे वो समिट जो है हेल्ड कराया जाता है। उसके बाद भी किसी तरह का कोई स्टांस नहीं आता और वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो समिट को अटेंड भी करते हैं। ऑल्दो पाकिस्तान के जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने उस इशू को, उस जो समिट था वो वहाँ पे हेल्ड कराया गया, उसको जो है कंडेम किया, लेकिन फिर भी इंडिया का जो नैरेटिव है बाहर जो अपना कल्चर प्रमोट करने का, वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दिया मोदी की गवर्नमेंट में। इसके साथ-साथ जब हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को डिस्कस करते हैं नरेंद्र मोदी की, तो कहा जाता है कि इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और बार-बार मोदी इस चीज़ को चेरिश करते हैं कि यूके को हम लोगों ने ओवरलुक किया इकोनॉमी में। और जो ब्लूमबर्ग की रीसेंट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया की जीडीपी है, इट इज़ 8.2% के साथ जो है इंडिया ग्रो कर रहा है। सो ये वाक़ई किसी हद तक इम्प्रेसिव ग्रोथ है। लेकिन और इसके अलावा इसके नेगेटिव्स भी हैं, वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है कि 10 सालों के अंदर तकरीबन 25 करोड़ जो लोग थे, वो पॉवर्टी से हमने निकाले, गुर्बत से हम लोगों ने निकाले। सो ये वो पॉलिसीज़ हैं जो काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव हमें दिखाई देती हैं, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी के ऊपर जो है किसी हद तक क्रिटिसिज़्म भी है। ध्रुव राठी जो हैं एक जर्नलिस्ट हैं, इमर्जिंग जर्नलिस्ट हैं और बड़े फ़ेमस किस्म के जर्नलिस्ट हैं, वो काफ़ी हद तक क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो कहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी है, उनमें अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज़ बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा वो ये कहते हैं कि जो मोदी साहब हैं, उनका जो रवैया है डिफरेंट पॉलिटिशियंस के साथ, जो ओपोनेंट्स के साथ, ओपोज़िशन लीडर्स के साथ, वो ठीक नहीं है। वो कहते हैं कि मोदी जो है पब्लिक ओपिनियन को शेप करते हैं, नैरेटिव को शेप करते हैं और उसके तहत मीडिया को जो है वहाँ पे उनका काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस है। मीडिया को काफ़ी हद तक कर्ब किया गया है वहाँ पे और जो सियासतदान हैं, उनके ऊपर फ्रॉडुलेंट किस्म के चार्जेस जो है वो लॉन्च किए गए हैं और उनको जेलों में फेंका गया है। सो इलेक्शंस जो हैं वो उसकी भी क्रेडिबिलिटी को वो हमें चैलेंज करते हुए दिखाई देते हैं, ध्रुव राठी साहब। और क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग इस हद तक ग्लोबली और डाइवर्स किस्म की है और जो वो आर्ग्यूमेंट करते हैं वो बड़ा ही लॉजिकल करते हैं और रैशनैलिटी के साथ करते हैं। और उसके अलावा वो पॉपुलिस्ट लीडर कहते हैं नरेंद्र मोदी को, डिक्टेटर कहते हैं नरेंद्र मोदी को। और इन सारी चीज़ों के पीछे एक वजह और ये भी है कि जो रिलीजन का इस्तेमाल है नरेंद्र मोदी की तरफ से पॉलिटिक्स में, उस चीज़ को भी वो डिसलाइक करते हैं और वो ये कहते हैं कि जो सेक्युलरिज़्म का जो ख्वाब था, उसके ऊपर ब्लॉट है। जो मोदी की पॉलिसीज़ हैं बेसिकली वो धब्बे हैं, जो सेक्युलरिज़्म का नैरेटिव इंडिया बेचता है उसके ऊपर। जबकि इंडिया की जो पॉलिसीज़ ट्रेडिशनली जो थी वो वाक़ई जो है, इंडिया था एक सेक्युलर स्टेट था, एक स्पेशल स्टेटस, ऑटोनमस स्टेटस था कश्मीर के पास। सो उन सारी चीज़ों को जब रिवर्स किया गया, तो ध्रुव राठी की तरफ से और काफ़ी सारे ऐसे वहाँ पे एनालिस्ट हैं जो कि नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर भी कहते हैं। लेकिन हम वापस आएँगे अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर। सो हमने इकोनॉमिक जो सक्सेस है वो तो हमने डिस्कस की कि 8.2% की ग्रोथ रेट के साथ इंडिया ग्रो कर रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ इकोनॉमिक फेल्यूर्स भी हैं। इकोनॉमिक फेल्यूर्स के हवाले से मैं बात करूँ, तो ये जो मैंने आपको सारी प्रोग्रेस डिस्कस की, यहाँ पे इनइक्वालिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। इनइक्वालिटी किस तरीके से है कि एक रिपोर्ट है पेरिस बेस्ड वर्ल्ड इनइक्वालिटीज़ लैब की जो है एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जाता है कि इंडिया की जो कौम की जो 40% जो दौलत है वो सिर्फ इंडिया के 1% लोगों के पास है। इस हद तक जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और इकॉनमी के हवाले से जो जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर का रोल देखते हैं तो वहाँ पे फार्मर्स आपको प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देते हैं। इस साल भी फार्मर्स जो थे वो सड़कों के ऊपर आते हैं और उससे पहले 2022 में भी जब फार्मर्स एक एग्रीकल्चर लॉज जो हैं नए इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं मोदी की पॉलिसी की तरफ से, उस टाइम भी फार्मर्स जो हैं प्रोटेस्ट करते हैं। और जब हम खुदकुशी की बात करते हैं, फार्मर सुसाइड्स की बात करते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा जो है इंडिया में होती हैं। सो ये हमारी आज की वीडियो थी कि ऑल्दो कुछ पॉलिसीज़ हैं नरेंद्र मोदी की जो इफ़ेक्टिव हैं इंडियन पॉपुलेशन के लिए, कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन उन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ से फिर भी जो इनइक्वालिटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हामिया नासिर।